हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरे ट्यूब पे हमने क्या किए थे, क्वेश्चंस एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 22 जो क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए थे, एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं जो कि हमारी किससे रिलेटेड है, एक्सरे ट्यूब एनोड से रिलेटेड है। तो चलिए एक बार ये पढ़ लेते हैं हम लोग। एक्सरे ट्यूब एनोड सर्व्स 4 प्रिंसिपल फंक्शंस। एनोड हमारा जो ट्यूब होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो हमारा होता है कैथोड और एक होता है हमारा एनोड। कैथोड से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, एनोड से जाके टकराते हैं और हमारा क्या होता है, एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक सी बात है एक्सरे ट्यूब की। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एनोड की बात कर रहा है। जो एनोड होता है हमारा, उसके 4 मेन फंक्शंस होते हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है एक्सरे ट्यूब करंट का। दूसरा क्या है हमारा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टारगेट के लिए। तीसरा थर्मल कंडक्शन करता है हीट का। और चौथा क्या है हमारा, एक्सरे का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 फंक्शंस की। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, थर्मल कंडक्शन कर रहा है और एक्सरे प्रोडक्शन कर रहा है। अब आगे देखते हैं। द एक्टिव पोर्शन ऑफ द एनोड इन विच एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड इज द टारगेट। जो मेन पार्ट होता है हमारा एनोड का, जहाँ पे एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टारगेट बोलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल टारगेट्स आर मेड ऑफ टंगस्टन। ज़्यादातर जो टारगेट्स हैं वो किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं और एलॉय किया जाता है इसको रेनियम के साथ। मतलब जो टारगेट होता है उसमें 90% हमारा टंगस्टन प्रेजेंट होता है और 10% हमारा क्या प्रेजेंट होता है, रेनियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है हमारा, रेनियम प्रेजेंट होता है, रेनियम। और 90% हमारा प्रेजेंट होता है टंगस्टन। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, यूजुअली तो हमारा टंगस्टन प्रेजेंट होता है, पर कुछ कुछ जगह पे जैसे कि मेमोग्राफी में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, मोलिब्डेनम और रोडियम टारगेट्स। मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 42, रोडियम का होता है हमारा 45, टंगस्टन का होता है हमारा 74 एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थोड़ी सी थ्योरी की बात। आगे जो एक फोकल स्पॉट से रिलेटेड है वो और हम डिस्कस कर लेते हैं। द एरिया ऑफ द टारगेट ऑन विच द प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट इज द फोकल स्पॉट। टारगेट का वो वाला एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके टकराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फोकल स्पॉट बोलते हैं। ऑल डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब हैव एन इंक्लाइंड एनोड टू टेक एडवांटेज ऑफ द लाइन फोकस प्रिंसिपल। तो आगे देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है क्वेश्चंस। अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। जो हमारी स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब होती है, पहला ऑप्शन है इनकॉर्पोरेट्स द लाइन फोकस प्रिंसिपल। इनकॉर्पोरेट करता है लाइन फोकस प्रिंसिपल को, तो ये हमारा करेक्ट है। अगला है हमारा इज यूज टू प्रोड्यूस वेरी शॉर्ट एक्सपोजर। ये इनकरेक्ट है, शॉर्ट एक्सपोजर के लिए थोड़ी यूज़ करते हैं। लिमिट करता है लीकेज रेडिएशन को, नहीं, ये तो हमारी एक्सरे ट्यूब की हाउसिंग का काम होता है। अगला ऑप्शन है हमारा प्रोवाइड्स फॉर ग्रेटर हीट डिसिपेशन। ये इनकरेक्ट है क्योंकि ग्रेटर हीट डिसिपेशन जो है हमारा रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब प्रोवाइड करता है। अगला ऑप्शन है हमारा यूजुअली हैज़ अ वेरी स्मॉल फोकल स्पॉट। यूजुअली इसके पास क्या होता है, बहुत ही स्मॉल फोकल स्पॉट होता है, तो ये वाला भी हमारा इनकरेक्ट है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है हमारा पहला ऑप्शन है इनकॉर्पोरेट्स लाइन फोकस प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हील इफेक्ट अकर्स बिकॉज ऑफ। हील इफेक्ट हमें क्यों देखने को मिलता है, फोकसिंग कप की वजह से नहीं, फोकसिंग कप की वजह से हमें हील इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। रिड्यूस्ड ट्यूब करंट, ट्यूब करंट के रिड्यूस होने की वजह से भी हमें हील इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तीसरा है हमारा शेप चार्ज इफेक्ट। शेप चार्ज इफेक्ट की वजह से भी हमें हील इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। शेप ऑफ द फिलामेंट की वजह से भी नहीं। हील इफेक्ट जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमें एनोड के अंदर एक्सरे के एब्जॉर्प्शन होने की वजह से। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स आके टकराते हैं एक्सरे एनोड से, एक्सरे ट्यूब का जो पार्ट है हमारा एनोड, उसमें यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, टारगेट से इंटरेक्ट करेंगे और एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। तो ये एक्सरे जब बाहर निकलती है तो ये इनका क्या होता है, एनोड के अंदर भी कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, एटीन्यूएशन होता है, तो इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है क्या, हील इफेक्ट। तो हील इफेक्ट हमें देखने को मिलता है किसकी वजह से, एब्जॉर्प्शन इन दी एनोड, जो एक्सरेज होती है उनके एब्जॉर्प्शन होने की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेन रीजन फॉर यूजिंग द लाइन फोकस प्रिंसिपल इज टू। मेन रीजन क्या है लाइन फोकस प्रिंसिपल का यूज करने का,
जो मेन फोकस होता है हमारा लाइन फोकस प्रिंसिपल का यूज़ करने का, वो होता है हमारा कि हम क्या कर सके, जो फोकल स्पॉट साइज है उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है, हीट डिसिपेशन को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो ये जो है हमारा मेन रीज़न होता है लाइन फोकस प्रिंसिपल को यूज़ करने का। लाइन फोकस प्रिंसिपल होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है। हाँ, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब्स। रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है हमारा हैव अ कॉपर टारगेट एम्बेडेड इन अ टंगस्टन एनोड। तो ये जो ऑप्शन है हमारा ये इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉपर टारगेट जो होता है वो एम्बेडेड नहीं होता। टारगेट तो मेनली हमारा किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा हैव अ टंगस्टन टारगेट एम्बेडेड इन द कॉपर एनोड। ये भी हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब्स होती है यूजुअली उसमें हम टंगस्टन टारगेट जो होता है उसको हम एम्बेड करते हैं मोलिब्डेनम और ग्रेफाइट के अंदर, ठीक है, क्योंकि इनका जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है। अगला ऑप्शन है हमारा हैव अ टारगेट एंगल दैट आर लेस देन 10 डिग्रीज। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये क्या है हमारा, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो टारगेट एंगल्स होता है उनका एंगल जो है वो 10 डिग्री से कम नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इनकॉर्पोरेट्स द लाइन फोकस प्रिंसिपल। ये हमारा जो है ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब हो या स्टेशनरी हो, दोनों के अंदर ही हम लाइन फोकस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। अगली स्टेटमेंट है हमारी प्रोड्यूस हायर एनर्जी एक्सरेज। हायर एनर्जी एक्सरेज को प्रोड्यूस करता है, तो ये भी हायर एनर्जी एक्सरेज को प्रोड्यूस करता है, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि स्टेशनरी वाला भी हायर एनर्जी एक्सरेज को क्या करता है, प्रोड्यूस कर सकता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरे इंटेंसिटी इज हायर ऑन द कैथोड साइड देन ऑन द एनोड साइड बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एक्सरे इंटेंसिटी होती है वो हायर होती है कैथोड साइड पे एनोड साइड के बजाय, किसकी वजह से, फोकसिंग कप की वजह से, लाइन फोकस प्रिंसिपल की वजह से, स्पेस चार्ज इफेक्ट की वजह से, एक्सरे एब्जॉर्प्शन होने की वजह से एनोड में, या फिर एक्सरे डिफ्लेक्शन फ्रॉम द एनोड। अच्छा, समझते हैं कि एक्सरे इंटेंसिटी कैथोड साइड पे ज़्यादा क्यों होती है। ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। अब हमारा जो एनोड होता है वो क्या होता है, हमारा सेंट्रल एक्सिस जो होती है इलेक्ट्रॉन बीम की उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा एंगल्ड होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे इलेक्ट्रॉन्स आए, टकराए और एक्सरेज का प्रोडक्शन हुआ। अब कैथोड साइड में तो एक्सरे डायरेक्टली निकल गई, लेकिन एनोड का क्या होने की वजह से, एंगल होने की वजह से एनोड साइड में क्या होता है, हमारा एक्सरेज का एटीन्यूएशन होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक्सरेज का एटीन्यूएशन हो रहा है, जबकि कैथोड साइड में वैसा हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो हायर इंटेंसिटी जो होती है कैथोड की वो इसी वजह से होती है हमारी, किसकी वजह से, एनोड के अंदर अब्जॉर्प्शन होने की वजह से। इसी इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, हील इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, एब्जॉर्प्शन इन दी एनोड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट एंगल्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। मतलब कि हमारा जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब होता है उसमें यूजुअली टारगेट एंगल हमें क्या देखने को मिलता है, वो जो हमें देखने को मिलता है यूजुअली, एक हमें अब इनमें से चूज़ करना तो वो क्या होगा हमारा 10 डिग्रीज। अगला देखते हैं, स्मॉलर टारगेट एंगल्स रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्मॉल टारगेट एंगल की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें बेटर कॉल्यूमेशन, इंक्रीज्ड हीट कैपेसिटी, लेस हील इफेक्ट, स्मॉल फोकल स्पॉट साइज और स्मॉल स्पेस चार्ज। तो स्मॉल टारगेट एंगल होने की वजह से जो हमें देखने को मिलता है वो होता है हमारा स्मॉल फोकल स्पॉट साइज। टारगेट एंगल जो है हमारा, एनोड का जो एंगल है वो जितना कम होगा हमारा, ठीक है, एनोड एंगल जितना कम होगा उतनी ही कम हमें क्या देखने को मिलेगी, फोकल स्पॉट साइज। उतनी ही कम हमें क्या देखने को मिलेगी, फोकल स्पॉट साइज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल फोकल स्पॉट साइज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थे हमारा, मोलिब्डेनम इज यूज्ड फॉर एनोड स्टेम मटेरियल बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मोलिब्डेनम जो है हमें उसको हम एनोड स्टेम के लिए यूज़ करते हैं, किस वजह से। ये है हमारा क्या टारगेट एटम का, एनोड का टारगेट है। ये हमारी कनेक्टेड होती है स्टेम से, जिसको हम बोल देते हैं एनोड स्टेम, और फिर आगे जाके ये कनेक्टेड होती है किससे, रोटर से,
ठीक है, जो कि क्या करती है, रोटेट करती है हमारी ये जो रोटर है जो ये रोटेट करता है, जिसकी वजह से ये एनोड वाला पार्ट भी हमारा रोटेट करता है। इन दोनों को कनेक्ट करता है हमारा क्या, एनोड स्टेम कनेक्ट करता है। तो ये हमसे सवाल में पूछा है कि ये जो एनोड स्टेम है ये हमारी मोलिब्डेनम की क्यों बनी होती है। मोलिब्डेनम का ही हम क्यों यूज़ करते हैं एनोड स्टेम बनाने के लिए, क्या रीज़न है इसका। हाई एटॉमिक नंबर होने की वजह से। मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 42 और 42 से भी हाई एटॉमिक नंबर के मटेरियल्स हमारे पास है, जैसे कि टंगस्टन, लेड और भी हमारे पास है। ठीक है, तो ये रीज़न तो हमारा होगा। क्योंकि जो हमारा मोलिब्डेनम है उसका क्या है, हमारा हाई एटॉमिक नंबर है, इस वजह से हाई एटॉमिक नंबर नहीं है, इसका क्या है, लो एटॉमिक नंबर है हमारा। हाई एटॉमिक नंबर तो हमारा लेड का, इन सब का भी होता है। मोलिब्डेनम का जो हम यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या होता है हमारा, इसकी जो कंडक्टिंग एबिलिटी होती है वो क्या होती है हमारी, लो होती है। ये क्या होता है हमारा, गुड हीट इंसुलेटर होता है, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, हमारे मोलिब्डेनम का यूज़ करते हैं एज द एनोड स्टेम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, गुड हीट इंसुलेटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। टंगस्टन इज द चॉइस मटेरियल फॉर एक्सरे एनोड बिकॉज ऑफ इट्स हाई एटॉमिक नंबर, हाई रिवॉल्यूशन पर मिनट, हाई एक्सरे इंटेंसिटी, लो एटॉमिक नंबर और लो रोटेशन पर मिनट। टंगस्टन जो है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं एज ए अनोड मटेरियल। टंगस्टन का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका क्या है, हाई एटॉमिक नंबर है। कितना एटॉमिक नंबर इसका होता है, इसका 74। टंगस्टन को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। हाई एटॉमिक नंबर इसका होता है। और क्यों हम यूज़ करते हैं टंगस्टन का, हम इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि जो ये हमारा टंगस्टन होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है हमारा, हाई होता है। ठीक है, इसलिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। द इफेक्टिव फोकल स्पॉट इज, इफेक्टिव फोकल स्पॉट क्या होता है, लार्जर देन द एक्चुअल फोकल स्पॉट, लार्जेस्ट ऑन द एनोड साइड ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, स्मॉलर देन द एक्चुअल फोकल स्पॉट, स्मॉलेस्ट ऑन द कैथोड साइड ऑफ द सेंट्रल एक्सिस और सेम एज द एक्चुअल फोकल स्पॉट। जो हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है ये क्या होता है हमारा, एक्चुअल फोकल स्पॉट से छोटा होता है। अब ये एक्चुअल फोकल स्पॉट और ये इफेक्टिव फोकल स्पॉट है क्या, ये है हमारा एनोड। जिस पार्ट पे जाके हमारी इलेक्ट्रॉन बीम जो है टकराती है उस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, एक्चुअल फोकल स्पॉट। क्या बोलते हैं, एक्चुअल फोकल स्पॉट बोलते हैं। और जिस पार्ट में हमारी एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, इतने पार्ट में हमारी एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है, तो ये क्या है हमारी इफेक्टिव फोकल स्पॉट। ये वाला पार्ट जिसमें एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है वो है हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट, और जिस पार्ट पे जाके इलेक्ट्रॉन की बीम जो है टकरा रही है उसको हम बोल देते हैं एक्चुअल फोकल स्पॉट। तो ये जो हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट है ये हमारा हमेशा एक्चुअल फोकल स्पॉट से हमें छोटा देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। और एक्चुअल फोकल स्पॉट और इफेक्टिव फोकल स्पॉट में रिलेशन क्या है, जो हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट है, इफेक्टिव फोकल स्पॉट जो है हमारा वो बराबर होता है हमारे किसके, एक्चुअल फोकल स्पॉट के, एक्चुअल फोकल स्पॉट इंटू साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर ये साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा एनोड है, ये हमारे सेंट्रल एक्सिस से कितना जो है एंगल पे है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कोई साइन थीटा। तो इफेक्टिव फोकल स्पॉट हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट से स्मॉलर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉलर देन दी एक्चुअल फोकल स्पॉट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हील इफेक्ट, हील इफेक्ट से रिलेटेड है। इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन लार्ज टारगेट एंगल्स आर यूज्ड, जब हम लार्ज टारगेट एंगल्स का यूज़ करेंगे तो ये हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, नहीं। हील इफेक्ट तो बल्कि एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना कम हमें देखने को मिलेगा क्या, हील इफेक्ट। अगला है हमारा इज रिड्यूस्ड विद द फोकसिंग कप, फोकसिंग कप से कोई लेना देना नहीं है। अगला है हमारा अकर्स ओनली विद रोटेटिंग एनोड एक्सल ट्यूब, ऐसा नहीं है, स्टेशनरी एनोड एक्सल ट्यूब में भी हमें देखने को मिलता है। रिक्वायर्स दैट द कैथोड बी पोजिशन टू द थिकर एनाटमी, ये हमारा करेक्ट है। ये इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि कैथोड जो है उसको हम थिकर एनाटमी की साइड क्या करें, पोजीशन करें, क्योंकि कैथोड साइड में जो है हमारे इंटेंसिटी क्या होती है एक्सरे की ज़्यादा होती है, इसलिए हम थिकर साइड इसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। और लास्ट वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये था हमारा हील इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी हमारी और भी प्लेलिस्ट अपलोड हो रखी है, जैसे कि हमारे एमसीक्यू सीरीज़ की, सीटी क्वेश्चंस की और स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस क्वेश्चन की, रेडियोग्राफी पोजिशनिंग के एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ हैं 12-13, वो सब जाके आप देख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12th, व्हाट इज द प्रोमिनेंट इंजीनियरिंग डिफिकल्टी इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई स्पीड रोटेटिंग एनोड। हाई स्पीड रोटेटिंग एनोड में हमें इंजीनियरिंग डिफिकल्टी क्या आती है? जो इंजीनियरिंग डिफिकल्टी हमें देखने को मिलती है रोटेटिंग हाई स्पीड रोटेटिंग एनोड्स में, वो होती है हमारी क्या? बैलेंस ऑफ द रोटर। क्योंकि जो रोटेटिंग एनोड्स होती है उनके अंदर यूजुअली हम रोटर का यूज़ करते हैं, तो बैलेंस ऑफ द रोटर में जो है हमें सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग डिफिकल्टी आती है। तो इसका आंसर जो है हमारा पहला ऑप्शन ही क्या है हमारा करेक्ट है, बाकी सारे क्या है इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ही होंगे अगर हमारा पहला वाला ही करेक्ट है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर का इनमें से कौन कौन सा कंपोनेंट है? तो पहला है हमारा कैथोड। कैथोड नहीं होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर का कंपोनेंट। फिलामेंट भी नहीं होता, टारगेट एंगल भी नहीं होता। स्टेटर जो है हमारा इंडक्शन मोटर जो होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर का पार्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर क्या होता है? ये हमारा एनोड है, ये कनेक्टेड है हमारे किससे? एनोड स्टेम से। ये जो एनोड स्टेम है फिर ये हमारा कनेक्टेड होता है किससे? रोटर से, जिसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे बियरिंग्स प्रेजेंट होते हैं रोटेशन के लिए। और ये कवर्ड होता है हमारा किससे? ग्लास ट्यूब के अंदर ये सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट है। और ये जो ग्लास ट्यूब है इसके बाहर प्रेजेंट होता है हमारा स्टेटर, ठीक है। और ये जो स्टेटर होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करने का काम करता है विद दी रोटर। और फिर ये जो रोटर है ये क्या करता है? रोटेट करता है। और फिर ये एनोड भी उसके साथ साथ क्या करता है? रोटेट करता है। तो ये जो स्टेटर है और ये जो रोटर है इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन मोटर बोलते हैं। इंडक्शन मोटर बोलते हैं। तो स्टेटर हमारा किसका पार्ट है? इंडक्शन मोटर का पार्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, नेसेसरी प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सरे टारगेट मटेरियल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से नेसेसरी प्रॉपर्टीज क्या है एक्सरे टारगेट मटेरियल की? हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई रोटेशन स्पीड होनी चाहिए, लो एटॉमिक नंबर होना चाहिए, लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और द हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इसमें से एक्सरे टारगेट मटेरियल के पास होनी ही चाहिए वो क्या होगी? हमारी हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमारा जो मटेरियल है उसका क्या होना चाहिए? हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि हमारा टंगस्टन, टंगस्टन का क्या होता है? हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए टंगस्टन को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसका हाई एटॉमिक नंबर भी होता है 74, इसलिए भी इसको क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब ओवर द स्टेशनरी एनोड। रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के क्या एडवांटेज है स्टेशनरी एनोड पे? सबसे जो मेन एडवांटेज है रोटेटिंग एनोड का वो क्या है? हमारा जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब है इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है हमारी ये बहुत ज़्यादा होती है हमारी किसके कंपेरिजन में? स्टेशनरी एनोड की कंपेरिजन में। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा हाई हीट कैपेसिटी। इसकी जो हीट कैपेसिटी क्या होती है? हमारी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एनोड एंगल ऑफ द एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एनोड एंगल को क्यों इंक्रीज करते हैं हम? ठीक है, ताकि हमें स्मॉलर फोकल स्पॉट मिल सके, हायर हीट कैपेसिटी मिल सके, प्रॉपर फोकसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम हो सके, इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसकी क्या कर सके? हम प्रॉपर फोकसिंग कर सके, प्रॉपर रिफ्लेक्शन और यूनिफॉर्म एक्सरे इंटेंसिटी। तो जो एनोड एंगल जो है एक्सरे ट्यूब का इंक्रीज करते हैं ताकि जो है हमें हायर हीट कैपेसिटी मिल सके। जितना ज़्यादा एनोड एंगल होगा हमें उतनी ज़्यादा हायर हीट कैपेसिटी मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हायर हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब इज ऑन द पॉजिटिव साइड। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। पॉजिटिव साइड पे क्या होता है हमारा? पॉजिटिव साइड पे प्रेजेंट होता है हमारा क्या? एनोड। एनोड प्रेजेंट होता है, बट ऑप्शन में तो एनोड है ही नहीं। तो अब क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं, जो हमारा एनोड पॉजिटिव साइड पे होगा ट्यूब के वो होगा हमारा फोकसिंग कप। क्योंकि फोकसिंग कप जो है क्यों होगा ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के। इसका आंसर होगा हमारा फोकसिंग कप ही होगा इसका आंसर, बट ये क्यों होगा ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। एज द एनोड टारगेट इंक्रीजेज, जैसे जैसे एनोड की टारगेट को हम इंक्रीज करेंगे, मतलब कि एनोड टारगेट जो है उसके एंगल को हम इंक्रीज करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज इंक्रीज होगी, हील इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा,
हील इफेक्ट तो जो है मैंने अभी आपको बताया कि एनोड एंगल जो होता है उसकी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हील इफेक्ट तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट तो क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। अगली देखते हैं, द केवीपी इंक्रीजेस, एनोड टारगेट इंक्रीज करेंगे तो केवीपी इंक्रीज होगा, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। अगली स्टेटमेंट है हमारी, द रेडिएशन इंटेंसिटी ऑन द सेंट्रल रे इंक्रीजेस, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। टारगेट रोटेटिंग स्पीड इंक्रीज, ऐसा भी नहीं होगा। अगर हम एनोड टारगेट के एंगल को इंक्रीज करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारी जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज होगी वो क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, अ स्टेशनरी एनोड विल मोस्ट लाइकली बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेशनरी एनोड का हम मोस्ट लाइकली किस रेडियोग्राफी के लिए यूज़ करेंगे। स्टेशनरी एनोड जो होगा इनमें, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो मोस्ट लाइकली यूज़ किया जाएगा, चेस्ट रेडियोग्राफी में, या डेंटिस्ट्री में, या जनरल रेडियोग्राफी में, इंटरवेंशनल में, या फिर मेमोग्राफी में। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो मोस्ट लाइकली यूज़ किया जाएगा वो किया जाएगा हमारा किसके अंदर, डेंटल रेडियोग्राफी में। डेंटल रेडियोग्राफी में जो है हम किसका यूज़ करेंगे, स्टेशनरी एनोड एक्स-रे ट्यूब का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एनोड। इनमें से एनोड का फंक्शन कौन सा नहीं है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल सपोर्ट, थर्मल कंडक्शन, थर्मियोनिक एमिशन और एक्सरे प्रोडक्शन। तो इनमें से जो एनोड का फंक्शन नहीं है वो है हमारा थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन किसका फंक्शन होता है हमारा, थर्मियोनिक एमिशन फंक्शन होता है हमारा किसका, कैथोड का। बाकी इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट, थर्मल कंडक्शन, एक्सरे प्रोडक्शन, ये सब हमारे किसके फंक्शन है, एनोड के फंक्शन है। थर्मियोनिक एमिशन जो है हमारा कैथोड का फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल हर्डल इन द डिजाइन ऑफ एन एक्सरे एनोड ऑफ हाई कैपेसिटी रेडियोलॉजिक टेक्निक्स। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल हर्डल है, कौन सी रुकावट है एक्सरे एनोड बनाने में हमारी, जिसकी कैपेसिटी जो है वो क्या हो, हमारी हाई हो। तो जो मोस्ट जो है सबसे ज़्यादा हर्डल होता है हमारा वो क्या होता है हमारा, हीट डिसिपेशन। हम चाहते हैं कि हीट डिसिपेशन जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ए। तो ये थे आज के हमारे 21 MCQs ऑन दी एक्सरे ट्यूब। ठीक है, ये हमने डिस्कस किए, लास्ट वीडियो में भी हमने 22 क्वेश्चन डिस्कस किया एक्सरे ट्यूब पे, तो और आने वाली वीडियोस में भी हम और डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं लिखिए कि नेक्स्ट टॉपिक जो है कौन सा होना चाहिए हमारा डिस्कशन के लिए, MCQs डिस्कशन के लिए। बाकी आपको वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को।